वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें हम 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। और पार्ट 5 में सबसे शुरुआत हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव से। किससे करेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। पार्ट 5 जो हमारा बेसिकली पार्ट 5 को अगर हम देखें तो पार्ट 5 हमारा आर्टिकल कितने से 52 से लेके 151 तक कवर करता है और ये पूरे के पूरे यूनियन को कवर करता है, पूरे के पूरे यूनियन को कवर करता है। और उसी पार्ट में से एक छोटा सा हिस्सा है जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर करता है वो हमारा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78। तो यहाँ पे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। तो कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो उसी को हम समझते हैं, प्रेसिडेंट को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला, जब मैंने बोला कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको एक तो प्रेसिडेंट दिखाई देगा, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। एक वाइस प्रेसिडेंट दिखाई देगा, एक दिखाई देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद एक आपको दिखाई देगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? तो 52 से लेके 78 में आएंगे। अगर आपको याद करना हो तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप 2, 3, 4 आपको याद आती होंगी, काउंटिंग आती होगी, तो 2 से शुरू करके 7 तक आप शुरू कर दीजिए। तो 2 से कैसे करना है? आप लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4 और उसके बाद 5, 6 और 7। तो आर्टिकल 52 जहां लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 जहां वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाती है। आर्टिकल 74 जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम देखेंगे आर्टिकल 76 में। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए और यही हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसकी जो पावर्स हैं, पावर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन है प्रेसिडेंट? किसे बोलते हैं हम प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट कौन होता है? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंडियन स्टेट। और हेड ऑफ स्टेट अगर मैं बोलूं, जैसे अगर हेड ऑफ पंजाब स्टेट या किसी भी स्टेट का अगर मैं बोलूं, यहाँ पे पूरे सेंटर का हम कह सकते हैं, पूरे इंडियन स्टेट का हम कह सकते हैं हेड होता है प्रेसिडेंट। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का हेड की बात की जाए तो वहाँ पे कौन आएगा? वहाँ पे आएगा गवर्नर। ठीक है। तो ध्यान रखना, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और उसके बाद इनको बेसिकली ही एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। ये किस मतलब एज ए सिंबल हमारी यूनिटी को दर्शाता है, हमारी इंटीग्रिटी को, सॉलिडेरिटी को दिखाता है। इसको दर्शाता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। तो ये हमने देखा कि बेसिकली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट को इतने सारे नाम दिए जाते हैं। उसके अलावा कई जगह पे अगर हम देखें तो इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। ठीक है। हेड एग्जीक्यूटिव भी बोलेंगे या फिर इसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोल देंगे, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो कौन हुआ? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। हेड एग्जीक्यूटिव भी बोल देंगे, सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे प्रेसिडेंट साहब है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी इन्हीं का ही नाम हो जाएगा। ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्रेसिडेंट, और अगर हम देखें प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? तो रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या डिफरेंस है? जब हम देखेंगे आने वाले उस टाइम पे, जब हम इसकी पावर्स को देखेंगे, जब हम देखेंगे कि इसके पास क्या क्या पावर हैं और ये अपनी पावर को कितना यूज कर पाता है, तब हम देखेंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी तक के लिए सिर्फ आपको ये पता करना है ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अगर मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा तो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा, लेकिन जब इसकी पावर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई ही इज कॉल्ड एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड वाई नॉट रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद इसको जब इलेक्शन करना होता है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। सबसे ज़्यादा बार अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को।
बहुत कंफ्यूज करता है कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज अगर हम देखें कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सबसे पहली बात कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि डायरेक्टली यहाँ के लोग जो हैं उसे इलेक्ट नहीं करते हैं। फिर कौन इलेक्ट करता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है वो लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है कि जिनको आपने इलेक्ट किया है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, सिर्फ वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इतना अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका सॉल्व कर पाओगे। जिनको सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं वो लोग मिलके किसे करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सिटीजन ऑफ इंडिया में जो इलेक्ट किए हुए लोग हैं वो कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो आपको पता लगेगा कि लोकसभा और राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मेंबर इसके इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, कौन कौन हुए, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें ध्यान रखना, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इलेक्टेड एमपीज, तो इसमें से क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्टेड एमपीज, तो इसमें से हम कहेंगे कि जो भी इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं हैं, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। कौन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीज। उसके अलावा और कौन है, तो हम देखते हैं स्टेट में भी हम कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, जैसे इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके अंदर सिर्फ स्टेट नहीं, 2 यूटीज और हैं जहां पे हम इलेक्ट करके भेजते हैं। कौन कौन सी है, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम देखें तो J&K को भी हमने बोला है वहाँ हम एक लेजिस्लेचर बनाएंगे, तो वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे वो भी इसके इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ध्यान रखना, मैं हर बार बोल रहा हूँ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट नहीं लेंगे। क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब मैं स्टेट की बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, विधानसभा के मेंबर पार्ट ले रहे हैं। कौन से, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं लेंगे। उसके अलावा एक और कई जगह पे हमने 6 स्टेट में हम देखेंगे कि विधान परिषद भी है, या जिसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कौन नहीं लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके जो मेंबर हैं ये इसमें पार्ट नहीं लेते। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। कौन कौन हुए फिर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमपी, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ से कौन नहीं लेंगे, जो नॉमिनेटेड है वो पार्ट नहीं लेंगे। अब स्टेट में देखें तो कौन है, इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के, सिर्फ स्टेट के नहीं, यूटीज के भी। कौन सी यूटीज के, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो वहाँ वाले मेंबर भी इसमें काउंट किए जाएंगे। तो स्टेट से कौन नहीं पार्ट लेता है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं लेंगे। और कौन नहीं लेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेता है। क्लियर है, इतनी चीज़ें पता है आपको। अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और वो क्या ओथ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले कि वो सिटीजन होना चाहिए। सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए। जब हम सिटीजनशिप का चैप्टर कर रहे थे तो उसमें सबसे फर्स्ट स्लाइड मैंने ये बताया था कि यहाँ पे अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेनी है तो आपको यहाँ का सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजन होने के जो राइट्स मिलते हैं, तो सिटीजन होना चाहिए। सेकंड अगर हम देखें तो एज 35, एज के ऊपर पूछ लिया जाता है कई बार छोटे एग्जाम्स में। ठीक है, कि कितनी एज होनी चाहिए, अलग अलग लेवल पे एज ज़रूर पूछी जाती है छोटे एग्जाम्स में। अगर हम देखें एसएससी में, या अगर हम देखें स्टेट के जो बेसिकली हम क्लरिकल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए।
लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए जो इलेक्टर जो भी बेसिकली इलेक्शन लड़ना चाहता है। अब इसमें एग्जामिनर कई बार घुमा देता है। कैसे घुमाता है? वो बोल देगा आपको कि क्या इसके लिए मैंडेटरी है कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, तो मैंने तो ये बोला नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन हो, अगर जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, वो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकता है। जरूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर होना, बस उसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, वो लड़ सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला है ही इज क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखना जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बताऊंगा तो यहाँ पे मैं राज्यसभा लिखूंगा, इसीलिए मैंने इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो आपको रिटेन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट आपको पढ़ाऊंगा तो वाइस प्रेसिडेंट में आपको यहाँ पे क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, कहीं पता चला अभी यहाँ पढ़ रहे हैं जब वाइस प्रेसिडेंट बताऊंगा तो ये क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर, वो आगे का भूल गए किसका मेंबर, तो वहाँ राज्यसभा बताया, तो आप दोनों को पार्लियामेंट मत ले लेना कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, नहीं, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट के केस में है, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के केस में। क्यों है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो इतनी चीजें पता है तो आप इसको इजीली रिमेंबर कर पाओगे। ही इज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसके पास होनी चाहिए। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं आती है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, गवर्नर नहीं आता, या और कोई भी अगर हम देखें यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर नहीं आता है, या स्टेट मिनिस्टर, तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट और दे कैन ऑल्सो बी ए मेंबर टू बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम कौन कौन कहेंगे? जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है वो अगर दोबारा से प्रेसिडेंट फॉर्म के इलेक्शन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी भर सकता है, गवर्नर भी भर सकता है, और अगर कोई स्टेट या अगर हम कहें कि यूनियन का अगर कोई मिनिस्टर है तो वो भी इलेक्शन किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है एज ए टू बी ए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए दे आर ऑल एलिजिबल। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, या कोई भी अगर हम कहें सिटिंग मिनिस्टर या फिर कोई भी यूनियन या स्टेट का मिनिस्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड किया है, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते हैं इस वजह से। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करता हो, वही मेंबर क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। अब उसके बाद अगर किसी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है, अगर किसी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसे 50 मेंबर भी नहीं, 50 इलेक्टर्स जो उसका इलेक्शन करेंगे उनमें से 50 इलेक्टर्स तो कम से कम एज प्रपोजर होने चाहिए, जो प्रपोज करें उसका नाम कि हाँ हम इसको प्रपोज कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट बनाया जाए, हमारी तरफ से प्रपोज किया जा रहा है। उसके बाद 50 मेंबर्स और चाहिए जो एज ए सेकेंडर उसको सपोर्ट करेंगे, 50 मेंबर्स एज ए सेकेंडर उसे प्रपोज करेंगे या फिर अगर हम कहें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम है जो हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं वो प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाता है तो किस तरह की ओथ लेता है। तो प्रेसिडेंट की ओथ है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था ओथ किस शेड्यूल में लिखी हुई है, ओथ किस शेड्यूल में है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैं शेड्यूल्स करा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि किसी एक शेड्यूल में ओथ लिखी हुई है सभी की इन द सेंस जैसे MP MLA जो बनते हैं उन सब की ओथ लिखी हुई है। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में? याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो आपको याद आएगा कि मैंने 3rd शेड्यूल में बताया था। कहाँ बताया था? 3rd शेड्यूल में। ऐसे बीच बीच में जो पुराने हैं वो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएँ, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो 3rd शेड्यूल में हमारी ओथ लिखी हुई है, लेकिन इस 3rd शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ नहीं होती है, प्रेसिडेंट की ओथ नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट की ओथ कहाँ लिखी है? प्रेसिडेंट की जो ओथ लिखी है वो लिखी गई है आर्टिकल 60 में। कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 60 में। प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। और
इसको ओथ दिलाता कौन है? अब क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रेसिडेंट को कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ, ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने वाला कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो हम कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर टेम्परेरी कोई प्रेसिडेंट बनता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट इन द सेंस कि प्रेसिडेंट की सीट कुछ दिन के लिए खाली है, वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करने वाला है, या वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी खाली है, सीजेआई एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करने वाला है, तो उस टाइम पे भी उसको ओथ लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी टाइम के लिए बन रहा है तो ओथ नहीं लेगा। अगर टेम्परेरी टाइम के लिए भी अगर उसे बनना है तो उस टाइम पे भी ये ओथ लेनी उसे जरूरी है, ये ओथ उसे दिलाई जाती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट फुल टाइम के लिए, जो टेम्परेरी बनेगा वो भी ये ओथ लेता है। क्लियर है इतना? अब उसमें ओथ लेता क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि हु इज द डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या क्वेश्चन बनता है? हु इज द डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसकी ओथ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ओथ लेता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन लेता है ओथ? प्रेसिडेंट लेता है। और अगर बाकी देखें, जो भी अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर वगैरह, या अगर प्राइम मिनिस्टर तो एमपी एमएलए की ओथ लेता है, जितने भी एमपी एमएलएज हैं या और कोई भी अगर कोई ओथ लेता है, वो किस चीज़ की लेता है? वो किस चीज़ की ओथ लेता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की, प्रिजर्व करने की ओथ प्रेसिडेंट को दी जाती है या गवर्नर को दी जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रहेंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है हु इज द डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन होगा? तो आप ओथ देख के बता सकते हैं कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है हु इज द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन है? सुप्रीम कोर्ट। गारंटर कौन है? गारंटर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। डिफेंडर प्रेसिडेंट है, गारंटर सुप्रीम कोर्ट। इतनी चीजें, इनमें कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी। अब उसके बाद दूसरी ओथ लेता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। और क्या लेता है? टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये इसकी ओथ में कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 60, अभी बताया था। कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 60। तो हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पढ़ी और इसकी ओथ पढ़ी। अब उसके बाद इसकी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अब कई एसएससी एग्जाम्स में, या फिर अगर हम देखें बैंकिंग एग्जाम्स में, या जहाँ पे भी जनरल जी की आती है, या फिर हम कहें कि जो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम नहीं हैं और जो यूपीएससी के एग्जाम नहीं है, छोटे एग्जाम्स में क्या है, कई एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसको प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है इलेक्ट। तो आर्टिकल इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना 54 है। अब आपको ये चीजें याद कैसे रहे कि 54, तो इसीलिए ग्रुपिंग में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ग्रुपिंग यानी कि पार्ट वाइज आपको याद रखना जरूरी है। पार्ट 1 में आर्टिकल कितने से कितना आता है? 1 to 4। अगर इतना याद है तो कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करने में थोड़ा सा अंदाजा लगा के कर सकते हो। ऐसे ही पार्ट 2 में क्या आएंगे? 5 to 11 आपको याद होना चाहिए। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 to 35। पार्ट 4 क्या होगा? 36 to 51 डीपीएसपी। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A। और उसके बाद पार्ट 5 में अगर हम देखें तो पार्ट 5 डील करता है 52 से 151, और उसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव डील करता है 52 से लेके 78। और 52 में अगर प्रेसिडेंट है तो 54 में हमारा क्या है? 54 में हमारा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 डील्स विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये क्या सिस्टम क्या है, किस सिस्टम से किया जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है? पहला क्वेश्चन मेरा बनता है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसका जो सिस्टम है इलेक्शन का उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है, जैसे आप एमपी एमएलए को सेलेक्ट करते हैं, वो कौन सा वोटिंग सिस्टम होता है? उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है वो एफपीटीपी है, और ये वाला कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये वाला अगर हम देखें तो कौन सा है? अगर हम कहें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे, हमारे द्वारा चुने गए लोग जो हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये इसका सिस्टम हो जाता है। अब उसके बाद इसको कितनी वोट लेनी पड़ती है? कितनी वोट लेनी पड़ती है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोटा डिसाइड होता है। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोटा। कुछ कोटा डिसाइड होता है कि वो कोटा उसे लेना पड़ता है। तो इलेक्टोरल कोटा कितना है? तो इसको समझते हैं कि जैसे एक सिस्टम है आपका एफपीटीपी, और दूसरा सिस्टम हो गया हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दो सिस्टम हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफपीटीपी में क्या है? एफपीटीपी में क्या है? एफपीटीपी में क्या होता है कि जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए वो विनर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे आपको कोटा अचीव करना होता है, कोई कोटा अचीव करना होता है। कितना है कोटा? तो वो डिसाइड करेंगे कैसे? एक फॉर्मूले पे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे मान लो एक आदमी को चुनना, हमने एक आदमी को चुनना है, और हम कहें कि 100 लोगों ने वोट डाले हैं। 100 में से 4 कैंडिडेट खड़े हुए। पहले कैंडिडेट को मिले 36, दूसरे को मिले 24। ठीक है, कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गए। और बाकियों को मिल गए, मान लो एक को मिल गए 15 और एक को मिल गए 25। तो कौन विनर होगा? अगर मैं कहूँ एक के पास 36 वोट है, एक के पास 24 है, एक के पास 15 है, एक के पास 25 है, तो कौन विनर होगा? तो आप कहेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है वो विनर है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर टोटल 100 वोट है, चुना एक को जाना है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा चाहिए कितना? 51, कि जिसके पास 51 वोट होंगे वो ही विनर माना जाएगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या कोटा सिस्टम होता है? तो कोटा में एक डिसाइड हो जाता है कि कितना कोटा चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कितना है? 100 में से कितने? 51। यहाँ पे कितना चुनना था? एक ही आदमी को चुनना था। अगर 2 को चुनना होता तो क्या होता? 2 को चुनना होता तो क्या होता? अब मैं फॉर्मूले पे आता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट आपने इलेक्ट करने हैं, प्लस उसमें 1 करना है, प्लस उसमें 1 करना है, यहां भी और यहां भी। यह आपका कोटा का सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर 100 वोट है तो 51 आ गया। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे मेरे जो दो आदमी को चुनना है तो कितना हो जाता कोटा? तो हम क्या करते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 1। तो 2 + 1 3 है, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 33.33 आ जाएगा, प्लस 1, यानी कि जिसको 43.33 वोट मिलेंगे वो इलेक्टेड है, उसी को इलेक्टेड माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोटा अचीव करना पड़ेगा, यहाँ पे जिसके मैक्सिमम है। तो ये दोनों आपको इसमें फर्क पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, क्योंकि इसका इलेक्शन प्रोसेस बहुत टिपिकल है, वो समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये समझना है इसमें इलेक्टोरल कोटा क्या होता है। तो ये कोटा आपने समझा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। कितना कोटा? तो इलेक्टोरल कोटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हमें इलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कहें तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ पोस्ट। तो एक ही पोस्ट है, एक को हमें इलेक्ट करना है, +1 और यहाँ पे +1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सिस्टम है? PRSTV हमने देखा। और उसके बाद अगर हम देखें कि इसके इलेक्शन से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, अगर ये लगता है इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलाज है, आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्प्यूट है,
उसके रिगार्डिंग आपको कहीं से भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको क्लैरिफाई कर सकता है, ठीक है। और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वो फाइनल होगा, यानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। क्लियर है इतना चीज, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट कौन डील करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब जब मैंने बोला प्रोपोर्शनल, मैंने यहाँ चीज बोला है, आपको बोला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ये सिस्टम ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। पहले होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रोपोर्शन में वोट डाले जाते हैं, यानी कि वोट की कुछ वैल्यू डिसाइड की जाती है। वोट की कुछ वैल्यू डिसाइड की जाती है, किसके वोट की कितनी वैल्यू रहेगी वो प्रोपोर्शन में होता है। किस प्रोपोर्शन में होगा कि जहां की जितनी पॉपुलेशन है, प्रेसिडेंट क्या पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई एमएलए उसके लिए वोट डाल रहा है तो वो एमएलए कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हिसाब से उसकी वोट की वैल्यू डिसाइड होगी। इसको बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी प्रोपोर्शन में उसकी वैल्यू होगी। तो इसी हिसाब से सभी एमएलएज की वोट की, सभी एमएलएज यानी कि एक स्टेट के एमएलएज की वोट की वैल्यू बराबर होगी, दूसरे स्टेट के वोट की वैल्यूज बराबर होगी, लेकिन इन दोनों की मिसमैच रहेगी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट में हो सकता है ज्यादा पॉपुलेशन, एक में कम हो। जहां की कम होगी पॉपुलेशन, वहां का क्या होगा, वोट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है इतना? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसको कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है? तो क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन, यहां लिख दूं मैं इसको, अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, इसी हिसाब से डिवाइड होगा। कौन डिसाइड करेगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है। पॉपुलेशन को किससे डिवाइड करेंगे? वहां के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन, कहां पे, कौन करता है प्रेसिडेंट के उसमें पार्ट? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एमएलए कितने हैं वहां पे, ठीक है, यानी कि कितने एमएलए पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से हो गया, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 बाय, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो ये हमारी हो जाएगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रीवियस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट की जो वैल्यू थी वो यूपी के वोट की, यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ अराउंड 403 थी शायद, उसके एक एमएलए के वोट की वैल्यू। ये कैसे निकाली जाती है उसका एक एग्जाम्पल नीचे आपको दिखाई देगा कि मान लो तेलंगाना में टोटल अगर हम देखें नंबर ऑफ असेंबली सीट कितनी है, 119 है, और वहाँ की अगर पॉपुलेशन देखें एज पर इन्होंने 1971 के सेंसस के हिसाब से लिया हुआ है तो 15.70 मिलियन या फिर 1.5 करोड़ के आसपास है। तो कैसे निकालेंगे? तो 1.5 करोड़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, तो कितने, 119, और इसको किससे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक वोट के वैल्यू कितनी आ गई, 132 आ गई। तो सभी स्टेट के एमएलएज की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 119 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी हम कहेंगे कि टोटल तेलंगाना स्टेट के एमएलएज की टोटल वैल्यू इतनी है। ऐसे ही सभी स्टेट की निकाल ली जाएगी, ठीक है, और वो जितना भी वोट डालेंगे तो उसको उस वैल्यू के हिसाब से हम काउंट करेंगे। अब ये तो हमने देखी एमएलए की, किसकी देखी, एमएलए की। एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहां देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एन वोट ऑफ एन एमपी कितनी होगी कि टोटल वैल्यू
जो इन सभी की आई है, पूरे इंडिया से जितने एमएलएज की वोट की वैल्यू आई है। तो यहां पे हम देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, यहां पहले एमएलए की निकाली, फिर सभी एमएलए को कंबाइन कर दिया, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है उसको हम डिवाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने। इलेक्टेड मेंबर क्यों? क्योंकि वही तो ले रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम देखें 2017 के इलेक्शन में तो टोटल एमएलएज की वैल्यू, वोट की वैल्यू थी 5,49,495। और अगर हम देखें इलेक्टेड मेंबर कितने हैं तो इलेक्टेड मेंबर हमें दिखाई देंगे दोनों में 776 हैं। तो इसको 776 से डिवाइड करेंगे तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 708। एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 708। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसमें, तो टोटल 708 आ जाएगी। अब ये तो हमने सिर्फ वैल्यू निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि हमने बोला था हमारा कैसा है सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया, यानी कि सभी वोट की, सभी एमएलएज के, एमपीज की वोट की वैल्यू हमने निकाल ली, तभी प्रोपोर्शन में निकाल पाएंगे कितना प्रोपोर्शन में किसको कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए वोटिंग में, है ना। तो वो हमने निकाल लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अभी एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट हमारा बचा हुआ है, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। कौन सा पार्ट है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। तो वो कैसे डिसाइड होगा? हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, अभी हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बचा है। ये क्या होता है? तो इसको भी समझते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है बेसिकली। तो सभी वोट के वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये सभी एमपी एमएलए क्या करते हैं? जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज जितना भी होगा उसको क्या दे देंगे? एक एक पर्चा दे देंगे, और उनको क्या बोला जाएगा कि आपको इस पर्चे पे अपनी रैंकिंग लिखनी है कि मैं किसे चुनना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं कि हमें जिसे भी डालना हो तो हम सिर्फ एक वोट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एक वोट डाल सकते हैं, कि किसी भी एक के नाम पे डाल दिया। इनको ऐसा एक वोट नहीं डालना होता, इनको क्या करना पड़ता है? लिस्ट के हिसाब से रैंकिंग देनी पड़ती है कि अगर टोटल 5 कैंडिडेट हैं, अगर टोटल 5 कैंडिडेट हैं तो 5 में से एक नंबर मैं इसको देता हूं, अगर ये नहीं चुना जा रहा तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यानी कि यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। क्या दी जा रही है? प्रेफरेंस दी जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या कर रहा है? प्रेफरेंस दे रहा है, मैं इसको चुनना चाहता हूं, इसको चुनना चाहता हूं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस हिसाब से वो प्रेफरेंस दे दी उन्होंने। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 को देनी, हो सकता है 3 ही दे, बाकी 2 को नहीं देना चाहता, मत देने दो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को वोट डालना है। ठीक है, इस हिसाब से दिया। अब अगर हम देखें कि टोटल अगर हम मान लें कि 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, चुनना किसको? एक को चुनना है, एक को चुनना है। टोटल वोट अगर मैं देखूं कि टोटल वोट, अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, टोटल वोट की वैल्यू कितनी है? 100। मुझे कितनी वैल्यू चाहिए चुनने के लिए? एक प्रेसिडेंट चुनना है, कितनी वैल्यू चाहिए? इलेक्टोरल कोटा आपको याद आया हो तो मुझे 51 वैल्यू चाहिए, 51 की वैल्यू चाहिए, 51 वोट चाहिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो 51 वोट चाहिए, तभी मैं इलेक्टेड माना जाऊंगा। अब इस हिसाब से ये किया जाएगा, और इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? 100 लोगों ने किया, 100 लोगों ने किया, और इसमें अगर हम देखें कि टोटल 5 जगह पे डिवाइड हो गए। अब 5 जगह पे डिवाइड हुए तो हम क्या करेंगे? मान लो ये 5 कैंडिडेट हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए को मिले टोटल, अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे ए को कितने लोगों ने रखा? फर्स्ट प्रेफरेंस पे ए को कितने लोगों ने रखा? तो हमें पता लगेगा कि 36 को रख दिया, फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं। ठीक है, बी को कितने लोगों ने रखा? तो मान लो इसको जो है टोटल 30 ने रख दिया,
उसके अलावा अगर हम देखें तो सी को कितना रखा, 40 ने रखा, ठीक है। अब कितने रह गए, 20 और रह गए, 20 और रह गए ना, 30 30 60 और 20 80, 20 और रह गए। तो यहाँ पे मान लो एक को अगर हम कहें कि यहाँ पे एक ने 12 और एक को 8, ई को जो है 8 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अब यहाँ पे 51 किसी को मिलेगा, नहीं मिले तो क्या करेंगे, क्या दोबारा इलेक्शन कराएं, नहीं, यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए हमने इसको सिस्टम को बोला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक एक चीज को समझो और इजी हो जाएगी पॉलिटी आपके लिए, ठीक है। क्या बोला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ पे ये वोट ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है यानी किसी दूसरे की वोट दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती है ताकि हम ये कोटा अचीव कर सकें। अब क्वेश्चन आता है किसकी वोट ट्रांसफर करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम किसको मिले हैं, तो सबसे मिनिमम किसको मिले हैं, 8, ई को। तो ई का जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको डिलीट मार दो, फर्स्ट प्रेफरेंस डिलीट मार दो, क्यों, क्योंकि ई खुद है। अब उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट मान लो, कि मान लो इन्होंने अगर ई की 8 वोट को अगर हम देखें तो ई की 8 वोट का अगर मैं टेबल बनाऊं, ठीक है, कि मान लो ये टोटल 8 वोट गिरी, ठीक है, किसकी है सारी, ई की है। अगर हम कहें कि ई को इन्होंने सबने पहला वोट नंबर दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे मान लो बी को किसने रखा दूसरे नंबर पे, मान लो यहाँ पे ए सी डी ऐसा रख देता हूं। मान लो बी को किसने रखा है, बी को इनमें से अगर हम कहें मुझे तो ए को जितवाना है ना, तो मैं कहूंगा इनमें से 5 लोगों ने या 6 लोगों ने ए को सेकंड नंबर पर रखा था, तो ए को सेकंड पे इसने रखा, इसने रखा, इसने रखा, इसने रखा, इसने रखा, 1 2 3 4, एक इसने रखा। इसको बी 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 ने ई ने किसने रखा था, सेकंड नंबर पे किसको रखा है, ए को रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिलीट हो गया। अब उसके बाद जो भी सेकंड नंबर पे जिसको भी रखा होगा, तो सेकंड नंबर पे ए को कितना रखा है, 6 को रखा है, तो यहां से इसके 6 वोट तो इसको मिल जाएंगे। कितने हो गए अब इसके, 42 हो गए। बाकी को मान लो कि इसने बी को जो है यहाँ पे सेकंड पे रखा हो, यहाँ सेकंड पे रखा हो, तो बी को कितने मिल गए, 2 वोट बी को मिल गए। तो ये 8 के 8 वोट ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे अब टोटल का टैली अगर हम करें, 42 ये हो गया, 32 ये हो गया। क्या अभी तक हमारा ये अचीव हुआ, 51 नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, लोवेस्ट किसका है, अब हम इसका देखेंगे। अब इसमें से मान लो कि ए को जो है 9 लोगों ने रखा हो, ठीक है, बी को मान लो उसमें से 2 लोगों ने रखा हो, एक को जो है सी ने रखा हो, तो उस हिसाब से हम ऐड करते चलेंगे और जहां पे हमारा 51 अचीव हो जाए वहीं पे उस प्रोसेस को रोक देंगे और जिसको भी वो 51 मिलेगा, यहाँ पे हमने जैसे ए को मिला है तो ए हमारा प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि कैसे वोट ट्रांसफर होते हैं। जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसका फर्स्ट प्रेफरेंस डिलीट मार देंगे, सेकंड को फर्स्ट काउंट कर लेंगे। तब भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सेकंड लास्ट वोट किसे मिले हैं, यहाँ पे जैसे अगर हम देखें डी को थे तो डी का फर्स्ट प्रेफरेंस डिलीट, सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे उसने किस किस को दिया हुआ है उसको फर्स्ट मान लेंगे और हम यहाँ काउंटिंग करते चले जाएंगे। क्लियर है, इतनी चीजें आपको करनी है, ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और प्रेसिडेंट का हम कहेंगे कि इलेक्शन हो जाएगा। अब उसके अलावा क्या प्रोसीजर, उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा क्या है, क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा अपनी सीट से। अगर आप कहीं पे भी मिनिस्टर होंगे या कुछ भी होंगे, किसी भी हाउस के अगर आप मेंबर हैं, वहां से आप रिजाइन करोगे तभी आप यहाँ पे इलेक्शन के लिए हो जाओगे। तो जो प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अगर वो नहीं करता है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सीट डिलीट मान ली जाती है, ऑटोमेटिकली उसकी सीट खाली मान ली जाती है उस हाउस से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट अलग है, ना किसी हाउस का मेंबर बन सकता है, वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा का किसी का मेंबर नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये कवर कर चुके हैं हम।
इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज कितने होने चाहिए? जितना भी पार्लियामेंट डिसाइड करे, टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है पार्लियामेंट। और उसके अलावा उसकी जो पेमेंट है दैट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये चीज आपको बहुत जगह पे मिलेगी, बहुत जगह पे मिलेगी कि उसकी जो पेमेंट है वो कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब एक आपने फिक्स कर दी है उससे कम नहीं कर सकते आप उसकी पेमेंट को, जब तक कि वो ऑफिस में है। बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हैं? बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है। और उसके बाद और क्या है तो हम देखेंगे ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। लीगल लायबिलिटी से सारी पर्सनल इम्यूनिटी मिल जाती है इसको, कि उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, चाहे उसने ऑफिशियल एक्ट के लिए चाहे उसके पर्सनल एक्ट के लिए, किसी भी कारण से उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकता, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे उसके पर्सनल एक्ट हो चाहे ऑफिशियल एक्ट हो, किन्हीं भी कारणों से उसके ऊपर हम कहेंगे कि किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता। तो कौन सा केस कर सकते हैं? सिविल केस किया जा सकता है। सिविल केस किया जा सकता है, सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ ये चालू करने से पहले, सिविल प्रोसीडिंग्स चालू करने से पहले 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट को। 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, तब उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि उसके खिलाफ हम सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल एक्ट के लिए, ऑफिशियल एक्ट के लिए कुछ नहीं। ऑफिशियल एक्ट में अगर हम देखें तो ही एंजॉयज पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम लीगल, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। ऑफिस एक्ट्स के लिए उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। पर्सनल एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सिविल एक्ट में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके रिमूवल की बात करते हैं। इलेक्ट हो गया, अब रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल कैसे होता है? तो रिमूवल का उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो उसको रिमूव किस किस तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उसकी वैकेंसी का। तो वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है? वैकेंसी क्रिएट कैसे हो सकती है? सबसे पहला तो वैकेंसी अगर क्रिएट होनी है तो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। रेजिग्नेशन से भी हो सकती है, रेजिग्नेशन भी दे सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। डेथ की वजह से अगर बाई चांस अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो भी सीट खाली होगी, तो भी हम उसको वैकेंट मान लेंगे। या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब यहाँ पे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। मैंने बोला था कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ये कर दिया है कि वो इलीगल है, यानी कि उसको क्या कर देंगे? खत्म। और उस दिन से हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट की सीट फिर से खाली हो जाएगी। जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था उसको वापस से आना पड़ेगा, उसको प्रेसिडेंट की सीट से हटना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो क्या क्या कारण है? किन किन कारणों से प्रेसिडेंट की सीट खाली हो सकती है? रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। रेजिग्नेशन जब खुद रिजाइन करे, रिमूवल जब उसको रिमूव किया जाए, डेथ जब डेथ हो जाए, और अदरवाइज में सुप्रीम कोर्ट जब उसको इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। क्लियर है इतनी चीजें? अब देखते हैं इनके अलग अलग प्रोसीजर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेजिग्नेशन लेटर, अगर उसे रेजिग्नेशन देना है, रेजिग्नेशन देना है तो किसको दे? किसको देना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ध्यान रखना वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। अब क्वेश्चन जो है अगर हम देखें लोअर लेवल के एग्जाम्स में यहीं तक रुक जाता है, लेकिन जहां स्टेट पीसीएस की बात आती है या यूपीएससी की बात आती है उसमें क्वेश्चन इससे आगे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्या रेजिग्नेशन लेटर जो वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है प्रेसिडेंट की तरफ से, उसका कर्ता क्या है? वो क्वेश्चन आता है कि जो भी रेजिग्नेशन लेटर
प्रेसिडेंट की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट को मिला है उसका वो करता क्या है? क्या वो अपने पास रख लेगा, या सुप्रीम कोर्ट भेज देगा, या लोकसभा भेज देगा, या राज्यसभा भेज देगा, क्या करेगा? तो उसका आंसर है वो उस लेटर को स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भेजता है। किसको भेजता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। किसको देता है रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा उस रेजिग्नेशन लेटर का? वाइस प्रेसिडेंट उस लेटर को स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास भेजता है। क्लियर है इतनी चीजें? अब इसका टर्म कितना है, तो कितने साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है? तो आप कहेंगे 5 साल। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए। अब ये 5 इयर्स काउंट कहां से होते हैं? 5 इयर्स काउंट कहां से होते हैं? जिस दिन उसका इलेक्शन हुआ, जिस दिन इलेक्शन लड़ा, जिस दिन उसका हमें पता लग गया कि ये प्रेसिडेंट बनने वाला है, या जिस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया। किस दिन से उसके 5 साल काउंट होंगे? तो आपका आंसर होगा कि जिस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया। 5 इयर्स फ्रॉम द डे ही ज्वाइंस ऑफिस। फाइव ईयर्स फ्रॉम द डे ही ज्वाइंस ऑफिस। जिस दिन से वो ज्वाइन करता ऑफिस को, उस दिन से हमारे 5 साल शुरू होंगे, काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस दिन इलेक्ट हो गया वहीं से शुरू कर दिया काउंटर, नहीं, वहीं से नहीं शुरू करना है। जिस दिन वो ऑफिस में आएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करेगा, साइन करेगा कि आज से मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिस दिन वो ऑफिस में आएगा उस दिन से उसका 5 साल का टाइमर शुरू हो जाएगा। 5 साल शुरू होगा। क्या 5 साल के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफिस में रह सकता है? अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या प्रेसिडेंट 5 साल के बाद भी ऑफिस में रह सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ, रह सकता है। किस केस में? कि अगर नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं हुए हैं और नया प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी ऑफिस में रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ मैंडेटरी पोस्ट और इसको हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 52 को पढ़ोगे तो 52 की लैंग्वेज लिखी हुई है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जहां पे भी शैल आता है वो मैंडेटरी है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट इज अ मैंडेटरी थिंग, इसको हटा नहीं जा सकता। बिना प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। क्यों? ही इज द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कनेक्ट करोगे तो लॉजिकली सारी चीजें फिट बैठती जाएंगी। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं हो सकता। ऑफिस खाली नहीं हो सकता तो जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, चाहे उसके 5 साल हो जाए या 5 साल के 2 महीने ऊपर हो जाए, तब तक वो ऑफिस से नहीं हटेगा। जब तक कि उसका हम कहेंगे कि जो टेक ओवर करने वाला है उससे वो नहीं आ जाता, तब तक हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट नहीं हटेगा। तो 5 साल के बियॉन्ड भी, जनरल टर्म 5 साल है, 5 साल के बियॉन्ड भी रह सकता है जब तक कि उसका सक्सेसर आके उससे चार्ज नहीं ले जाता। क्लियर है? तो ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 इयर्स until his successor assumes charge। तो एक एक चीज में क्वेश्चन है इसके, ठीक है? तो उन सब चीजों को ध्यान रखना आपको। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका रिमूवल का प्रोसेस देखते हैं। एक प्रोसेस हुआ रेजिग्नेशन, दूसरा प्रोसेस 5 साल पूरे हो गए, तीसरा प्रोसेस उसकी वैकेंसी का है रिमूवल। और रिमूवल, प्रेसिडेंट के रिमूवल को बोला जाता है इम्पीचमेंट। क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट। और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए वर्ड यूज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए वर्ड यूज होता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट कहां है? इम्पीचमेंट कहां पे है? तो आर्टिकल 61, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 60 क्या था? आर्टिकल 60 क्या था? ओथ। आर्टिकल 54 क्या था? इलेक्शन। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे रिवाइज करो, ऐसे बोलते रहो, याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 61 होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? कई लोगों का क्वेश्चन रहता है आर्टिकल याद कैसे करें? कनेक्ट करो उन्हें, कनेक्ट करना सीखो एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से, अपने आप याद होगा। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 61 इज द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका ग्राउंड क्या है? क्यों रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को रिमूवल का ग्राउंड क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड लिखा है? क्वेश्चन आता है
कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ग्राउंड क्या क्या हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल के लिए, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, इम्पीच करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड लिखा हुआ है और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 56। क्या लिखा हुआ है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं इसको रिपीट करवाऊंगा जब मैं इससे रिलेटेड कोई चीज बताऊंगा। जब मैं आर्टिकल 74 आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा आपको, कि जब 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट की आपसे बात करूंगा, मैं इस बात को आपके सामने फिर से लेके आऊंगा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ग्राउंड है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मजे की बात है कि इस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या है, वायलेशन में आएगा क्या। तो दिस इज नॉट डिफाइंड। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इस चीज का। अब इसका जब अगर हम कहीं इम्पीचमेंट कर रहे हैं तो इम्पीचमेंट कौन कौन करेगा? तो पार्लियामेंट। किसके पास है पावर? पार्लियामेंट के पास पावर है। कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। तो पार्लियामेंट के कौन मेंबर इसको रिमूव करेंगे? तो पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं सभी रिमूव करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। अब ध्यान रखना, अब इसको कंपेयर करो इलेक्शन से, अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्शन में कौन कौन थे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड। और यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज, वहां पे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आके इलेक्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट को, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है। इसके इम्पीचमेंट में स्टेट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर इसको इम्पीच करेंगे। कौन से? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। अब उसके बाद इसका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इसका जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से हाउस से शुरू होना चाहिए, लोकसभा से या राज्यसभा से? तो आंसर होगा कि दोनों हाउसों से किया जा सकता है, किसी भी हाउस से किया जा सकता है। तो इट कैन बी इनिशिएटेड, द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस। किसी भी हाउस से उसको इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, जो भी हाउस है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। तो फर्स्ट हाउस में क्या होगा कि सबसे पहले तो एक रिजोल्यूशन मूव करेंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस किस फॉर्म में मूव किया जाता है? रिजोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिजोल्यूशन मूव करेंगे और ये रिजोल्यूशन साइन किया हुआ होना चाहिए कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। लोकसभा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर इस रिजोल्यूशन को साइन करेंगे कि ये प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन है। राज्यसभा है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर। तो ये क्या होता है? फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं फ्रेमिंग, जो चार्ज को फ्रेम करता है। फर्स्ट क्या करता है? इट फ्रेम द चार्जेस। ये चार्जेस लगाता है, ये चार्जेस बताता है कि क्या क्या चार्जेस हैं। तो इट फ्रेम्स द चार्जेस। फर्स्ट हाउस क्या करेगा? फ्रेम्स द चार्जेस। ध्यान रखना। और ये इस रिजोल्यूशन को कितने मेंबर इसको वेरीफाई करेंगे? तो कम से कम 1/4 मेंबर इस रिजोल्यूशन को साइन करेंगे, तभी हम कहेंगे कि इसको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। क्या यहीं से शुरू हो जाएगा? नहीं, इसके बाद आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। पहले क्या होगा? रिजोल्यूशन आया, 1/4 मेंबर ने साइन किया और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे कि आपके रिजोल्यूशन का जो है नोटिस जो है, रिजोल्यूशन का जो बेसिकली हम कहें प्रोसेस, इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो चालू हो गया। आपको 14 डेज का टाइम दिया जा रहा है। तो इस 14 डेज में प्रेसिडेंट क्या करता है? अपनी सफाई में जो लिख के भेजना वो भेजेगा। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि ये 14 डेज का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर होगी वोटिंग शुरू। क्या होगी? वोटिंग शुरू होगी। और इसको कितने मेंबर पास करेंगे? तो मैंने जब आपको मेजॉरिटी बताई थी तो उस टाइम पे बताया था सबसे हार्डेस्ट मेजॉरिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज के लिए है तो वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए है। तो मिनिमम वोट रिक्वायर्ड इज 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस। मिनिमम वोट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा?
2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ हाउस। जैसे अगर हम देखें 545 के आसपास लोकसभा में है, तो इसमें से अराउंड 364 वोट चाहिए होंगे। जब तक 364 वोट नहीं हो जाते तब तक हम कहेंगे कि नहीं ये पास हो गया, अगर फर्स्ट हाउस हमारा ये है। क्लियर है? कितने चाहिए मेंबर पास करने के लिए? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। क्लियर है? अब उसके बाद इन्होंने तो पास कर दिया, सेकंड हाउस बचा है, ये सेकंड हाउस को देंगे अब कि हमारी तरफ से तो बताओ, हम तो कर रहे हैं इम्पीच, अब तुम बताओ कि करना है कि नहीं करना। तो अब जाएगा सेकंड हाउस के पास, और सेकंड हाउस को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेट। फर्स्ट हाउस फ्रेम करता है चार्जेस को, सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करता है उन चार्जेस को कि ये चार्जेस लगाए हैं सही है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। और जहाँ पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है वहाँ पे प्रेसिडेंट को राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, और प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ, कि वो इस टाइम पे हाउस में आ सकता है और अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो किस हाउस में करेगा प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड? सेकंड हाउस में। फर्स्ट हाउस में उसको नोटिस दिया जा रहा है, सेकंड हाउस में उसको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। तो सेकंड हाउस में प्रेसिडेंट कैन अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ। ध्यान रहेगा इतना। फर्स्ट हाउस क्या है? जो चार्ज फ्रेम कर रहा है। सेकंड हाउस क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। वहां पे प्रेसिडेंट आके खुद को डिफेंड कर सकता है। और यहाँ पे भी कितनी मेजोरिटी चाहिए अगर इसको पास करना है? तो यहाँ पे भी आपको 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ हाउस ये चाहिए। जिस दिन, ध्यान रखना कि जिस दिन ये मेजोरिटी आ जाती है, जिस दिन इस मेजोरिटी के साथ इसको पास कर दिया जाता है, उसी दिन से प्रेसिडेंट उसके ऑफिस से रिमूव मान लिया जाता है। उसी दिन से मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट रिमूव हो गया है उसके ऑफिस से। क्लियर इतनी चीज? तो इतनी चीजें आपको इसके इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में पता होनी चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि कौन होगा बेसिकली वैकेंसी किस किस चीज से, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। और यहाँ पे अगर उसका टेन्योर पूरा हो जाता है तब भी, अगर दूसरा आ जाए, दूसरा प्रेसिडेंट आ जाता है, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि वो खाली हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर उसकी वैकेंसी है, यानी वो सीट खाली है, सीट खाली हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वहां पे कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट की सीट खाली है, तो कौन आएगा इसकी जगह? इसके जगह वाइस प्रेसिडेंट आके बैठ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर उस टाइम पे बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब क्या होगा? अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तब किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं हो सकती। तब बनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। किसको बनाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, तब किसको बनाएंगे? प्रेसिडेंट की सीट खाली नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होगा, उसको हम बना देंगे प्रेसिडेंट। क्या आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बना है? क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि प्रेसिडेंट खाली, वाइस प्रेसिडेंट खाली, और उसके बाद इसका नंबर आ गया? हुआ है ऐसा। ठीक है? तो आप उसे बताएंगे कि कौन है। तो एम हिदायतुल्ला उनका नाम है जो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है? तो उसका आप प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको देखनी है, और उसमें से एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, और ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट हुआ है जो अनअपोज्ड इलेक्ट कर दिया गया है, यानी उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कौन सा था ऐसा प्रेसिडेंट? उसका नाम भी कई बार पूछा गया है। नाम था एन संजीवा रेड्डी। क्या नाम था? एन संजीवा रेड्डी। ऐसे ही आप जब डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करके जा रहे हैं, तो उसमें आपको लिस्ट देखनी है प्रेसिडेंट्स की, और उसमें देखना है सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए कौन रहा है, सबसे कम टाइम तक के लिए कौन सा रहा है। एक बार उनकी नज़र होनी चाहिए कि कौन कौन रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, और वहाँ जाके आपका ब्लैंक फेस ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको अपने उस पर देखनी है। मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन प्रेसिडेंट रहे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से करना है। ठीक है? अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, उसकी जगह चाहे बेशक से एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना है, मैक्सिमम
वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहा है वो मैक्सिमम 6 महीने तक बन सकता है। विद इन 6 मंथ इलेक्शन कराने जरूरी है। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने जरूरी है। ये सिर्फ 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया, वो जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हुई है, वाइस प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो उसका जो बचा हुआ टर्म है उस पूरे टर्म में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है और वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकता है। विद इन 6 मंथ हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने जरूरी है और एक नया प्रेसिडेंट चुनना जरूरी है जो आएगा और आने के बाद से कितने टर्म के लिए रहेगा, फिर से फुल टर्म के लिए, यानी 5 साल के लिए वो आएगा। ऐसा नहीं है बचे हुए टर्म के लिए, 5 साल के लिए फिर से आएगा और 5 साल के लिए वो फिर से प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। और यही प्रोसेस है इम्पीचमेंट का कि सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा, जहाँ पे उसको हम कहेंगे कि फ्रेम किए जाएंगे चार्जेस को, 14 डेज का नोटिस पीरियड मिलेगा। उसके बाद उसको 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से उससे पास कर दिया जाएगा। उसके बाद हम कहें कि उसको किसको भेजेंगे, राज्यसभा को भेज देंगे। फिर राज्यसभा एज ए इन्वेस्टिगेशन हाउस उसको काम करेगी और एज ए इन्वेस्टिगेशन हाउस जब काम करेगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास राइट है टू अपीयर इन द प्रोसीडिंग्स टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द प्रोसीडिंग, कि वो खुद को अपीयर कर सके, खुद को रिप्रेजेंट कर सके प्रोसीडिंग के दौरान। तो सेकंड हाउस में उसके पास ये राइट होता है। और उसके बाद जिस दिन उसने राज्यसभा ने या सेकंड हाउस ने उसको क्लियर कर दिया, यानी सेकंड हाउस ने भी उसको बिल को पास कर दिया, तो उस दिन से क्या मानेंगे, उस दिन से प्रेसिडेंट को हटा हुआ मान लेंगे। क्लियर है? इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए और उस हिसाब से आज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो ऑप्शन पॉज कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और आपको ये गलत नहीं करने हैं। तो वो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, इसका तो मेरे ख्याल से ऑप्शन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी कि ओनली पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट। ठीक है, या बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते थे। सेकंड, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अदरवाइज। किसी भी कारण से अगर उसकी पोस्ट खाली होती है, ध्यान रखना कि इन कारणों से, किन कारणों से? डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, इन कारणों से अगर वैकेंसी होती है तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिव प्रेसिडेंट रह सकता है? अभी बताया था, मेरे ख्याल से टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। बिल्कुल आपने सही बोला है। अब इसमें दूसरा एक पेच आता है। क्या आता है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट बीमार है ड्यू टू इलनेस, या प्रेसिडेंट किसी काम से बाहर गया है, यानी ड्यू टू एब्सेंस, ड्यू टू इलनेस या ड्यू टू एब्सेंस। एब्सेंस किसी भी वजह से हो सकता है, काम की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो एब्सेंट है उस ऑफिस से, तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है। उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है, क्योंकि ये सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए करेगा? जब तक जो एक्चुअल प्रेसिडेंट है वो आके अपना ऑफिस नहीं ले लेता। इसीलिए यहाँ पे रीजन डाला था कि फॉर द रीजंस ऑफ, इन रीजन से अगर वो वाइस प्रेसिडेंट अगर बनता है प्रेसिडेंट तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। लेकिन अगर इन रीजन से बनता है तो कितने टाइम के लिए? जब तक कि प्रेसिडेंट खुद आके अपनी सीट वापस नहीं ले ले। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट। किस डेट से उसके 5 साल शुरू होते हैं? तो अभी बताया था ऑप्शन की जरूरत है। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी अभी, और इसका अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा कि जिस डेट से वो एंटर करता है अपना ऑफिस में, जिस डेट से अपने ऑफिस को होल्ड करता है, उस तारीख से उसके 5 साल शुरू होते हैं। क्लियर है? द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन मेंबर होते हैं ये बताना आपको। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए।
बता दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि लगभग सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधान परिषद नहीं, ये नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन आता है ये क्यों नहीं होते, क्या रीजन है, क्यों नहीं होते? तो आपको पता लगेगा कि ये विधान परिषद सभी स्टेट में तो है नहीं, सभी स्टेट में है नहीं, सिर्फ 6 स्टेट में है। अगर हम उन स्टेट को परमिशन दे दें कि ये भी जो है इनके जो मेंबर हैं ये भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या बाकी स्टेट के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी, उनकी वोट बढ़ जाएगी, उनकी वोट की वैल्यू बढ़ गई ना जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ऐसे तो मतलब वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में और भी मेंबर बढ़ा देंगे, है ना? तो उनकी वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि जो वो चुनेंगे तो उनका से ज़्यादा हो गया उस इलेक्शन में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए, ताकि डिसप्रोपोर्शनेट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि किसी एक स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी एक की कम होगी, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा? विधानसभा को, विधान परिषद को इसीलिए रखा क्योंकि ये सभी स्टेट के पास नहीं है और ये मैंडेटरी नहीं है किसी स्टेट के पास होना या होना, तो इसीलिए इसको हमने नहीं रखा। तो लॉजिक आपको समझ में आया? तो लॉजिक के साथ अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। इसकी जो पावर्स हमारी बची हुई हैं, इसकी पावर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही हम यहीं बंद करते हैं और थैंक यू।